जी रिबेका, कौन है आज राइजिंग पाकिस्तान में? वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एक्चुअली आज मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आज ऐसी ऐसी मजे की बातें पूछने वाली हूँ ना मैं, ऐसी ऐसी मजे की बातें मुझे पता चलेगी कुछ नहीं पता चलेगा। जो आज हमारे मेहमान हैं वो भी मेरी तरह नहीं, वो बिल्कुल हमारी कोऑर्डिनेशन हमारी अंदर खाने लिंक मिला हुआ है। साकिब मलिक, पाकिस्तान के लीडिंग फिल्म डायरेक्टर, टीवी कमर्शियल्स के डायरेक्टर, बहुत से सॉन्ग्स जिनको हम सॉन्ग वीडियोस कहते हैं वो उनके क्रेडिट पे, और निहायत ही उम्दा काम करने वाले उन लोगों में से हैं जिनको आज तक मैंने सेट के ऊपर डांटते हुए नहीं देखा। मुझे नहीं मालूम ये डांटे बगैर ये बंदा इतना प्यार और मोहब्बत से इतना जबरदस्त काम कैसे करवा लेता है। आई एम सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड एज रिबेका मेंशन्ड के मोहतरम साकिब मलिक साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मतलब बहुत कम मॉर्निंग्स होती हैं जो मैं देखता हूँ और ये एक मौजूद है कि आपने मुझे बुला लिया है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता है कि हमने ये क्योंकि लाइव शो है और साकिब ने कह दिया था कि कल अगर मैं ना उठा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो हमने बैकअप तैयार किया हुआ था। अच्छा नहीं आई एम हियर, हमने बाजी के गाने लगाने थे। अच्छा जी, तो कहां से कहानी शुरू करें? बहुत सारी बातें करनी है साकिब, बाजी पे भी बात करेंगे जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपका जो खासा रहा है वो टीवी कमर्शियल्स एंड सॉन्ग वीडियोस। क्या मुझे जरा ये बताएं कि टीवी कमर्शियल, सॉन्ग वीडियो, फिल्म, इन तीनों पे काम करते हुए क्या डिफरेंट साकिब मलिक होता है? वो अपने बटन ऐसे स्विच करता जाता है? देखिए, जो जहाँ तक कमर्शियल्स का ताल्लुक है तो आपको पता है कमर्शियल्स का जो सेंट्रल आइडिया होता है वो ये है कि प्रोडक्ट बेचना है, उस ब्रांड को कैसे हाईलाइट करना है। तो जो भी कहानी होती है उस 30 सेकंड के कमर्शियल की या 1 मिनट की कमर्शियल की, वो प्रोडक्ट के इर्द गिर्द घूमती है, तो आपका सारा फोकस वहाँ पे होता है। जब आप म्यूज़िक वीडियोस करते हैं या फिल्म करते हैं तो फिर आपकी स्टोरी टेलिंग का अंदाज थोड़ा बदल जाता है, फिर क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन जो है वो ज़्यादा अहमियत रखती हैं निस्बतन कमर्शियल्स के। तो फिर यस डेफिनेटली जब कमर्शियल्स कर रहे होते हैं तो एक दिमाग का जोन चल रहा होता है, उसमें भी क्रिएटिविटी की गुंजाइश होती है, लेकिन आप समझें कि एक काम जो है वो पैशन वाला होता है और एक रोजी रोटी वाला होता है। तो रोजी रोटी वाला कमर्शियल है जी, और पैशन वाला। और फिल्म तो आप समझें कि एक इश्क होता है, मतलब क्योंकि बहुत लंबा, हाँ नेक्स्ट स्टेज, बहुत लंबा काम होता है और बहुत गहराई के साथ करना पड़ता है। साकिब, खुदकुशी भी हो सकती है। आपको वाकई में इश्क है पाकिस्तानी सिनेमा से? आई नो, मतलब साकिब के घर आप जाएं तो आपको ऐसे लगेगा कि आप पाकिस्तानी फिल्म की एक डाउन मेमोरी लेन के अंदर एक ख्वाब के अंदर से गुजर रहे हैं। जरा बचपन बताएं कि क्या आप फिल्में देखा करते थे? हाउ डिड इट हैपन? आपके तो खैर घर में ही परवीन मलिक साहिबा की वजह से, जो कि पाकिस्तान टेलीविजन और पाकिस्तान की एक बहुत नुमाया अदाकारा अब बहुत कम हमें नजर आती हैं, लेकिन शायद वो वजह भी थी या नहीं? वो वजह तो बिल्कुल सच नहीं थी, क्योंकि हमारा घरेलू माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। अम्मी एजुकेशनिस्ट थी, फादर मेरे हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन ये है कि फादर को पोइट्री का शौक़ था, हम आर्ट्स में बड़ा वो प्रमोट करते थे। लेकिन मुझे फिल्मों का शौक़ इसलिए हुआ क्योंकि इस्लामाबाद उस ज़माने में एक बहुत ही छोटा शहर होता था, गांव भी नहीं, आप समझें बस चंद सेक्टर होते थे, और यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं था। एक सिनेमा होता था, मेलोडी सिनेमा। तो कराची जब मैं गर्मी की छुट्टियों पे जाता था तो वहाँ पे एक पूरी दुनिया होती थी, अब डजन्स ऑफ सिनेमाज, और मेरी जो नानी थी उनको फिल्में देखने का शौक था। अच्छा। तो वो मुझे अपने साथ ले जाया करती थी। और फिर मुझे वहाँ से ये एक शौक शुरू हुआ। ये 60s 70s की बात? नहीं 60s पे तो नहीं, मैं अब नहीं 60s में मैं था। मैंने ट्रैप डाला था लेकिन फंसा नहीं। फिल्में मैंने देखनी शुरू की अराउंड सिनेमा जाना अर्ली 70s, 73, 74। ओके, मतलब हाँ। सो एक और इसका मतलब है जो स्विच है जो भी आपने मेंशन किया कि इस्लामाबाद में क्योंकि सिनेमा इतने ज़्यादा नहीं थे और जब आप कराची गए तो कराची सिनेमा की तादाद, तो क्या एक वो भी वजह थी फैसिनेशन की कि अच्छा लाइफ, क्योंकि फिल्म की वैसे भी लार्जर देन लाइफ हम कहते हैं होता है, तो वो एक स्विच था कि वहाँ पर लोग ज़्यादा एंगेज हैं? आई थिंक वो मेरा एक फैसिनेशन हो गया था फ्रॉम अ स्मॉल टाउन लाइक इस्लामाबाद टू कराची, और कराची की जो एक लार्जर देन लाइफ कैनवस था, तो उसको फिर मैंने सिनेमा से भी एसोसिएट किया,
फैंटेसी से भी किया। हालांकि पिंडी में बहुत सिनेमाज होते थे, लेकिन इस्लामाबाद और पिंडी आना जाना बहुत मुश्किल होता था उस जमाने में। मतलब कोई आप लगता था कि कोई दूसरे शहर मर्ज हो गए, लेकिन उस जमाने में वाकई दो अलग शहर जी। लेकिन हम जाते थे और मुझे बड़ा शौक था कि जब भी हम मरी रोड से मैं जा रहा हूँ तो सारे सिनेमा लाइन से होते थे, नाज से लेके संगीत तक, महल, बिल्कुल। तो वो सारे रियाल्टो, वो सारे सिनेमा में देखा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा साकिब, आप जरा हम क्विकली थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि जो रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा है। जी जी। एक तो ये कि बाजी का बहुत अरसे से हमें इंतजार था, सब लोग कह रहे थे साकिब मलिक की फिल्म कब आएगी, वो फाइनली आई एंड इट वाज अ सुपर डुपर हिट। उस पे आगे चल के बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा है, आप उसको क्रिटिकली किस तरह से देख रहे हैं? आर यू हैप्पी विद द वे थिंग्स आर गोइंग? कोविड के अलावा बात कर रहा हूं मैं। आई थिंक क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है पाकिस्तान में। फर्स्ट ऑफ ऑल कमर्शियली वायबल काम नहीं है। जब पहले 70s 80s 60s में फिल्में बनती थी तो कोई भी फिल्म पैसा लूज नहीं करती थी, किसी ना किसी तरीके से कमा लेती थी। एक सर्किट था, एक इंडस्ट्री थी, एक बिजनेस का प्रोसेस था। अब फिल्म बनाना बहुत महंगा काम है, सिनेमाज आपके बहुत कम हैं, लोग इतना जाते नहीं है, एक महंगी तफरीह समझी जाती है, तो रिकवरी बहुत मुश्किल है। तो जब तक एक सिनेमा एक कमर्शियली वायबल बिजनेस नहीं बनता, जब तक वो नहीं होगा, आप इसको प्रॉपर तरीके से आगे नहीं ले जा सकते। ये कैसे हो सकता है? ये उसी वक्त हो सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा बने, लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में देखें। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया है कि फिल्म सिर्फ ईद पे रिलीज़ होती है, बड़ी ईद या छोटी ईद पर पाकिस्तानी फिल्म। बाकी टाइम लोग समझते हैं कि फिल्म रिलीज़ होगी तो बिजनेस ही नहीं करेगी। मैंने बाजी हालांकि 2 ईदों के बीच में ही लगाई और वो चल गई, लेकिन लोगों को ये डर है, तो पूरे साल सिर्फ ये 2 टाइम होते हैं, तो इस तरह बिजनेस नहीं चल सकता। दूसरी बात ये कि थीमेटिकली हम लोग कंपेयर टू से 10 ईयर्स अगो बहुत जल्दी हमने पिक किया और डिफरेंट टॉपिक सब्जेक्ट्स पे फिल्में बन रही थी। एक फिल्म पेट्रियाटिक फिल्म थी, तो दूसरी एक कॉमेडी थी, तो तीसरी एक साइंस फिक्शन फिल्म थी। तो क्योंकि हमारी बेसिक जो है एक कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बहुत है, लोग अब्जॉर्व करते हैं और एक हिस्ट्री रही है विद फिल्म मेकिंग, विद ड्रामा, तो जब मौका मिलता है तो पिक बहुत जल्दी कर लेते हैं और सिस्टम अच्छा जा रहा था। लेकिन फिर कोविड की वजह से एक ब्रेक आ गया, पूरी दुनिया में आया है, पूरी दुनिया में लोग अब सिनेमा नहीं जा रहे, बिजनेस जो है वो OTT प्लेटफॉर्म्स या वेब पे चला गया। तो अभी हम एक अजीब सी कश्मकश में है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, कि सिनेमा बिजनेस कितना आगे जाएगा, या वही कंटेंट जो सिनेमा में लोग देखते थे अब वो घर बैठ के वेब पे देखेंगे, ये अपने टीवी स्क्रीन्स पे देखेंगे। बट ये कि बहरहाल हम लोग बड़े ज़हीन लोग हैं पाकिस्तानी, और हमें शौक़ है अच्छा काम करने का, और ज़रा भी रास्ता मिल जाए तो बहुत जल्दी पिकअप करते हैं। इसीलिए ज़ीरो से बहुत आगे इंडस्ट्री बहुत कम टाइम में 3-4 साल में अच्छा काम हो रहा था। कौन सी, बाजी के अलावा कौन सी फिल्म अच्छी लगी 3-4 साल? देखिए, अगर आर्टिस्टिकली देखें तो 2-3 फिल्में मुझे बहुत पसंद आई थी। शुरू में मोर आई थी, एक जिंदा भाग फिल्म आई थी, मुझे बहुत पसंद थी। फिर बाजी के साथ ही एक फिल्म रिलीज हुई थी, लाल कबूतर। ये ज़रा कमर्शियल फिल्मों से हट के फिल्में थी और मुझे बहुत पसंद आई थी। लेकिन अगर आप कमर्शियल की बात करें तो फिर ये जवानी फिर नहीं आनी, पंजाब नहीं जाऊंगी, और दूसरी बहुत सारी फिल्में थी जो काफ़ी एंटरटेनिंग थी। एक्टर इन लॉ, यस ऑफ कोर्स, नबील कुरैशी की फिल्म एक्टर इन लॉ, नामालूम अफराद 1 और 2। नामालूम अफराद जो थी वो एक आई थिंक ट्रेंड सेटर फिल्म थी। वन जो थी जब वो फिल्म आई और चली तो उसने बहुत सारे लोगों के लिए रास्ते खोले। तो आई थिंक नामालूम अफराद एक ट्रेंड सेटर। उससे पहले बोल थी, जब बिल्कुल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म हो गई थी, लाहौर की जो स्टूडियो से फिल्में बनती थी वो बनना काफ़ी बंद हो गई थी, वाकई हालात बहुत बुरे थे। तो बोल आई थी, खुदा के लिए आई थी, उसके बाद फिर नामालूम अफराद आई। बाजी ने पैसा कमाया बस इतना के रिकवरी हो गई, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने ज़रा हट के फिल्म बनाई थी। एक टिपिकल रोम कॉम या कोई एक एक्शन फिल्म नहीं थी, फीमेल ओरिएंटेड फिल्म थी, ज़रा डिफरेंट कास्ट की फिल्म थी, ना मैंने किसी त्यौहार पे लगाई थी। बट वो ये कि उसने अपना बिजनेस पूरा कर लिया और मेरा एक पैशन जो था वो पूरा हो गया, तो मेरे लिए पैसा वसूल हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी, जिस तरह आपने आगे बड़ी अच्छी बात की थी कि हम सिर्फ ईद जो है उसी पे भी फिल्म रिलीज़ करना प्रेफर करते हैं। आपने अपनी फिल्म जो है वो
ईद पे रिलीज नहीं की, एक वो भी रिस्क, एक जो आम दिमाग में आता है। दूसरा हट के टॉपिक, जैसे कमर्शियली सोचा जाता है कि ग्लैमर होगा अगर अच्छा म्यूजिक होगा। इन दो चैलेंजेस को कौन सी ऐसी चीज थी जिसने कहा कि ये दो चैलेंजेस बैक वक्त लेने एक ही फिल्म में? देखिए ग्लैमर और वो सब कुछ तो फिल्म में बहुत सारे, क्योंकि बाजी, मीरा जी, और म्यूजिक भी फिल्म इंडस्ट्री के पस मंजर पे बनी थी, उसमें गाने डांस सब कुछ थे, मगर सब्जेक्ट उसका इसलिए डिफरेंट था कि जो अभी ट्रेंड चल रहा था कि रोमांटिक कॉमेडी होगी या जो इन एक्टर्स हैं उनके साथ आप फिल्म बनाए, तो ये जरा सा हटके कास्ट थी। मीरा बहुत अरसे के बाद फिल्म कर रही थी, टाइटल रोल था। आमना इलियास हालांकि बहुत अमेजिंग एक्ट्रेस हैं, वो भी एक समझें जरा सा बिल्कुल ऑफ सेंटर एक्ट्रेस हैं। बिल्कुल। फिर उस्मान खालिद भट्ट, अगेन उनकी एक अपनी यूनिक पर्सनैलिटी थी, कमर्शियली वो ओरिएंटेड एक्टर नहीं समझे जाते। फिर बाकी नैयर एजाज, मोहसिन अब्बास एक्सीलेंट, एंड निशो जी, मैं क्योंकि फिल्म की ही हीरोइन को दोबारा लेना चाह रहा था एक अच्छे रोल में, तो या मुझे था स्टोरी अच्छी है और अच्छी बन गई है तो ये चल जाएगी, मैंने ये रिस्क ले लिया। हालांकि अगर मैं ईद पे लगाता तो पैसे काफी बना लेता। अच्छा मुझे बताएं साकिब कि ये जो एक आम ये होता है कि जी ये फिल्म मटेरियल नहीं है, ये तो टीवी के ड्रामे उठा के फिल्में में, नॉट बाजी, लेकिन जनरली एक ये हाउ डू यू डिफाइन कि वो क्या, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि भाई मुझे जो चीज अच्छी लग रही है वो उस पे ये कहना कि ये तो टीवी का ड्रामा दिखा रहे हैं आप। देखिए ये एक बड़ी पुरानी एक जो है ना ये बैटल लाइंस हैं, क्योंकि पहले दौर में सिनेमा होता था और पीटीवी होता था, ठीक है, और ये बड़ी क्लियर थी कि सिनेमा की दुनिया अलग है और पीटीवी की दुनिया अलग है, और बहुत कम इनमें एक इंटरेक्शन होता था। जब होता था तो बड़ी एक एक्साइटिंग चीज होती थी कि कोई फिल्म स्टार टीवी पे नजर आ गया है या कोई टीवी स्टार फिल्म में चला गया है। तो फिल्म वाले हमेशा ये कहते थे कि अगर कोई टीवी डायरेक्टर आ रहा है या कोई टीवी स्टार्स हैं तो फिल्म जो है वो बोर लग रही है, ड्रामा लग रही है। तो उसका जो एक मयार था वो ये था कि फिल्म में गाने होने चाहिए, लाउड होनी चाहिए, लार्जर देन लाइफ होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, फैंटेसी होनी चाहिए, तो वो फिल्म है बड़े पर्दे के लिए। अगर वो धीमे अंदाज से फिल्म बनी है, उसमें कोई डांस नहीं है, फैंटेसी नहीं है, तो वो ड्रामा है। तो जब दोबारा फिल्में बननी शुरू हुई आउट ऑफ लाहौर स्टूडियो सिस्टम, तो एक तो कराची में रिवाइवल हुआ, फिर बहुत सारे एक्टर्स जो थे वो टीवी से ऑटोमेटिकली आए, क्योंकि फिल्म के एक्टर्स काफ़ी हद तक कम हो गए थे, नहीं कर रहे थे, और फिर वो स्टाइल भी थोड़ा, क्योंकि टीवी से टेक्नीशियंस आ रहे थे, तो शुरू में लोगों ने ये बोला, बट आई डोंट थिंक कि ये कंप्लेंट ट्रू है। आई थिंक कि अब जो फिल्में बन रही हैं एक उनका अपना मयार है और आपको वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है। जो एक चीज़ फिल्म कहलाती थी आज से 20 साल पहले, तो जाहिर है आज फिल्म का एक मयार डिफरेंट है। अगली फिल्म साकिब मलिक की कब आ रही है? डन 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 डन। आई नो बहुत लोग पूछ रहे हैं, लेकिन एक ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एक फिल्म आपकी जिंदगी के 3 साल ले लेती है। पहला साल आपने फिल्म को कंसीव किया, दूसरे साल आपने बनाई, तीसरी साल आपने उसकी पोस्ट प्रोडक्शन और सारी वो मार्केटिंग और रिलीज की, तो एक ये बड़ा इन्वॉल्व काम है। तो मैंने कोविड के दौरान बहुत सारी स्क्रिप्ट्स पे काम किया है, बहुत सारे आइडियाज सोचे हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एक मेरे दिमाग में आइडिया था जो काफ़ी मज़ेदार है, ज़रा सा थ्रिलर चिलर हॉरर आइडिया है। अच्छा। जो आई थिंक बाजी के बाद एक नेक्स्ट फिल्म जो है फॉलो अप फिल्म वो एक अच्छी बन सकती है। अच्छा। सो मैं सोच रहा हूँ वेरी सीरियसली कि अब इस पे काम करूँ। ओके जी। और उसका कोई नाम शाम अभी वर्किंग टाइटल है, मगर मैं आई डोंट नो इफ आई रियली वांट टू। आई थिंक इट माइट बी कॉल्ड माजी। माजी, नाइस। आफ्टर बाजी माजी। तो आपका शो है जहाँ पहली बार मैं ये कह रहा हूँ, सो आई एम थिंकिंग अबाउट इट। लेट्स सी, अभी अनाउंस नहीं की, लेकिन ये नाम जो इमोशनल उसमें पंच है ना हमारी सोसाइटी का माँ के साथ, तो वो माँ जी वाला जो है ना, हाँ माँ जी के साथ आप हॉरर में ला लें तो आप सोच रहे हैं क्या होगा। ओए तो बड़ा अच्छा, मैं तो खुद से सोच रही हूँ, अच्छा ये भी हो सकता है कि टाइटल के साथ सोचें। नहीं, जब बाजी मैंने टाइटल रखा था तो बहुत से लोगों को मेरी टीम में इख्तिलाफ था कि अब बाजी क्या पुराना फरसूदा टाइटल है। मैंने कहा नहीं, ये फिल्म की थीम के साथ ये बहुत अच्छा बैठता है। True. और एक आम फहम लफ्ज़ है, सब यूज करते हैं, तो वो हिट हो गया। हिट हो गया। साकिब हमारे साथ मौजूद है, हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं जनाब खमाज, और जो कि साकिब ने इसको कितने साल पहले जी? ये बात है जी 2003
नहीं कम, अच्छा 2003 जी है तो ऑलमोस्ट फिर भी 20 इयर्स 19 years पहले। और ये भी एक ट्रेंड सेटर सॉन्ग वीडियो था। इसके बाद आप वीडियो देखिए, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो साकिब के सॉन्ग वीडियोस के हवाले से बात होगी। मेरा ख्याल है कि उस वक्त FM के ऊपर रेडियो पे इसकी फरमाइश इसलिए बहुत ज्यादा आती थी गाने की क्योंकि इसका वीडियो बहुत ज्यादा हिट हो चुका हुआ था। टीवी कमर्शियल्स और फिल्म के मायनाज डायरेक्टर साकिब मलिक आज हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, अब देखिए ये खमाज जो है आज से तकरीबन 20 साल पुरानी प्रोडक्शन है, लेकिन वो बिल्कुल मुझे जैसे लग रहा है किसी एक फिल्म का सीक्वेंस में देख रहा हूं ना, आपका वो फिल्मी पन उसमें भी नजर आ रहा है। जी, वो भी वीडियो जो था एक समझे एक नॉस्टैल्जिक ट्रिप था। उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री भी बिल्कुल डाउन जा रही थी, तो दिस वाज लाइक अ स्वान सॉन्ग टू एन एरा गॉन बाय। और ऑफ कोर्स ये मशहूर बड़े सगीर के जो डायरेक्टर थे गुरु दत्त, उनकी फिल्म थी कागज़ के फूल। सो उनसे मैं बहुत इंस्पायर था, तो उसी को मैंने होमाज पेश किया था, ट्रिब्यूट पेश किया था। एब्सोल्युटली अमेजिंग। अच्छा जी, टीवी कमर्शियल्स को आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में कहा है कि वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए होता है, उसमें कोई क्रिएटिव एक आउटफ्लो इंसान का एज ए डायरेक्टर नहीं हो रहा, ये लिमिटेड होता है। कंट्रोवर्शियल तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये बड़ी डायरेक्ट स्टेटमेंट है जो आप दे रहे हैं। नहीं, होता है क्रिएटिव, एक आपको उस स्टोरी को भी एक क्रिएटिव तरीके से एक्सिक्यूट करना होता है, लेकिन जो ऑब्वियसली आप एक्सप्रेशन जो है आप फिल्म या एक म्यूजिक वीडियो में डाल रहे होते हैं वो डिफरेंट होता है, क्योंकि वो तो फिर आप अपने अंदर की एक आर्टिस्ट्री निकाल रहे होते हैं। कमर्शियल्स में गुंजाइश लिमिटेड होती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कमर्शियल्स को बिल्कुल ही एक विदाउट एनी पैशन या विदाउट एनी साइडलाइन करते हैं। उसमें भी बहुत मेहनत होती है, बहुत प्यार से काम करना पड़ता है, और उसमें भी हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर तरीके से चीज़ें दिखाएं। बट ऑब्वियसली कमर्शियल्स बनाना और फिल्म बनाना एक इट्स अ वेरी डिफरेंट यू नो। अच्छा, जिस तरह अभी कमर्शियल्स की बात हो रही है तो मुझे पता चला कि तौसीक जो है, ये तो मुझे पता है तौसीक एक्टिंग नहीं करते, आप उनसे कह दें कि एक्टिंग करनी है, वो उस पर भी हम बात करेंगे। तौसीक ने आपके साथ TVCs की, ठीक है, आई थिंक ईयर्स बैक। तौसीक को आपने एज अ एक्टर कैसा पाया? क्योंकि अभी उन्होंने बताया कि आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, बड़े चिल डायरेक्टर है, तो क्या मतलब होता है ना कि एक एक्टिंग नहीं कर पा रहा तौसीक? मैं बताऊं, अब मैं तौसीक से मिलता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जरा भी नहीं बदले। आई मीन जैसे अब मैं 1998 की बात कर रहा हूँ, 1998 24 साल हो गए, ये बंदा मतलब इसका जो चेहरे का जो खदोखाल है इसके टच से मस नहीं हुए। He is exactly the same, and that's amazing. I mean, Tawseek, one day we should do a program. You should do a program कि आप किस तरह इतने जवान और हसीन रहते हैं। Most frequently asked question यही है। So बाबरा शरीफ के बाद तौसीक हैदर से ये सवाल पूछा जाता है, ये उम्र के बाद। मुझे मर्दों की मानूर बलोच भी कहते हैं मुझे। True. So अच्छा, उस वक्त मैं जब कमर्शियल कर रहा था तो मैंने तौसीक को किसी टॉक शो में ही देखा था टीवी पे, और उस कमर्शियल में जो कैरेक्टर था वो एक शैम्पू का कमर्शियल था, एक इंटरनेशनल ब्रांड के शैम्पू का कि वो कैरेक्टर जो है वो एक टीवी स्टार से पूछ रहा था कि आपके बालों का क्या राज क्या है, कैसे है? और बाल मेरे बड़े खूबसूरत इनके अपने बाल जो थे वो जिन स्टार से पूछे थे ज्यादा अच्छे थे। तो वो आए, इन्होंने मेरे लिए वो कमर्शियल किया, it was very good, very natural, exactly जैसे spontaneous। उसके बाद इन्होंने एक दो और कमर्शियल भी किए, बहुत क्विक, बहुत नेचुरल, इनकी एक अपनी ईज है। और मैं हैरान हूँ कि आपने और काम क्यों नहीं किया, ड्रामा क्यों नहीं किया? यूर अ नेचुरल बोर्न एक्टर तौसीक। साकिब अभी साकिब के इंटरव्यू के लिए बुलाया? नहीं, आपको फिल्म करानी पड़ेगी। अब आपको मैं कैरेक्टर दे रहा हूँ। डन हो गया, ठीक है साकिब, तुम्हारी फिल्म में मैं अभी कहता हूँ डन, बस ऑनर है तो है ना, कैरेक्टर फिट्स होना चाहिए। नहीं, आप बड़े मैंने सोच के डांस का सीक्वेंस हल्का सा जरूर हो उसमें। नहीं, वो साकिब तो बाकी सीरीज हो गया, मैं अभी देख रहा हूँ। नहीं, तौसीक का आइडिया मेरे दिमाग में चल रहा है। मैंने कहा, मैंने सोच लिया है तौसीक, मैंने आपको रोल किस किस्म का, कि बॉस बनाना है, गुस्से वाले। माँ जी के अंदर मैं आ रहा हूँ। अच्छा साकिब, कमिंग बैक टू यू। साकिब, मुझे बताएं कि
अब कोविड इंशाल्लाह मतलब इंशाल्लाह हिस्ट्री का हिस्सा बनने वाला है। आप क्या 3 टिप्स देना चाहेंगे फिल्म डायरेक्टर्स को? यंग बच्चे बच्चियां बहुत जबरदस्त काम करें। जब मैं डायरेक्टर कहता हूं तो मुराद है पूरा मतलब लाइन प्रोड्यूसर्स, पूरी जो फ्रेटर्निटी है, आपकी जो बरादरी है, फिल्मी बरादरी, उनको 3 गोल्डन टिप्स आने वाले 2-3 साल के लिए। अब देखिए, जो यंग लोग काम कर रहे हैं उनको डिफरेंट टिप्स देंगे, जो ऑलरेडी बड़े लोग जो इस्टेब्लिश फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए डिफरेंट टिप्स होंगे। यंग लोगों के लिए तो देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो उस ज़माने में एक फिल्म मेकर बनना एक आउट ऑफ द क्वेश्चन चीज़ थी कि आप क्या मतलब फिल्म मेकर बनेंगे। अब तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, किसी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, फिल्म मेकिंग का कोर्स होता है। बहुत सारे लोग पढ़ के निकल रहे हैं, स्पेशलाइज कर रहे हैं, डिग्रीज ले रहे हैं और इस फील्ड में आ रहे हैं। तो जो यंग फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हम किस तरह इस फील्ड को ज्वाइन करें। उनके लिए ये है कि भाई अब आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी है और आपके पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, आपके पास डिजिटल इतने प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप अपना फ़ोन लेके फिल्म बनाएं और अपलोड कर दें और उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। तो वो जो है ना, अपनी क्रिएटिविटी का इजहार आप इस तरह करते रहें। इट्स नॉट डिफिकल्ट। और बहुत सारे लोगों ने अपने करियर्स इस तरह टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से बनाए हैं। सो फिल्म मेकर्स, जो यंग फिल्म मेकर्स हैं जिनको शौक है, वो घर बैठे फिल्म बना सकते थे। वो तसव्वुर हम लोग कर भी नहीं सकते थे। ठीक है, उनके लिए तो मेरी ये है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि स्टोरी ओरिजिनल होनी चाहिए और आप जो दिल से कहना चाह रहे हैं उसको बिला खौफ दिखाने की कोशिश करें, अपने आप को सेंसर नहीं करें। क्योंकि हमारे मुआशरे में जो एक आइडिया है ना कि हर चीज़ सोच के करो, अपने आप को सेंसर करो। अगर आपने क्रिएटिव होना है ना तो आप अपने ऊपर वो सेल्फ सेंसरशिप वाला ना डालें। ठीक है, आप अपने माहौल में रहते हुए चीज़ों को करें, लेकिन खुल के सोचें। एक क्रिएटिव, ये यंग लोगों के लिए। जो दूसरा, जो एस्टैब्लिश लोगों के लिए मैं कहूँगा कि दुनिया बहुत जल्दी बदल रही है। अब फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं है, वेब सीरीज़ हैं और आपको दुनिया के साथ compete करना है। क्योंकि अब पाकिस्तानी ऑडियंस भी जो है वो दुनिया की चीज़ें देख रही है। वो नेटफ्लिक्स हो, अमेज़ॉन हो, कोरियन फिल्में देख रही है जी, कोरियन देख रही है, टर्किश देख रही है। अब आपको भी अपना जो लेवल है काम का, इंटरनेशनल लेवल को रख के करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया भी आपका काम देख सकती है। ट्रू। तो उसके लिए भी हमें जो ये चैलेंज भी है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी बिल्कुल, जो हमारे जो फॉर्मूलाज हैं उनसे फिर जरा सा निकलना पड़ेगा और हमें जरा सा अपना दिमाग खोल के काम करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने ये नहीं किया ना तो हम लोग जो है अपनी एक आवाज़, अपनी एक पहचान एक बहुत ही कम्पिटिटिव मीडिया में नहीं मेंटेन कर सकेंगे। साकिब, आखिरी सवाल, कहते हैं कि जब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के लिए वो शाम सबसे ज़्यादा कठिन होती है जिस दिन अगले दिन पहला शो चलना होता है। बाजी की रिलीज़ वाली शाम कैसी थी? वो ऐसे थी कि मैं तो बिल्कुल ही, एक होता है ना जैसे मुझे कोई बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया हो, क्योंकि जाहिर है इतना प्रेशर था और इतना कुछ लाइन पे लगा हुआ था, मेरी रेपुटेशन, मेरा पैसा, इतनी सारी मेहनत। तो अगर ये फिल्म नहीं चलती या लोगों को पसंद नहीं आती तो आप समझ लें कि एक तरीके से एंड होना था मेरा। तो मैंने बस ये सोचा कि बस ये किसी तरह हो जाए। और जब पहला रिव्यू आया था, क्योंकि दुबई में फिल्म पहले लगती है एक दिन, तो पाकिस्तान रिलीज से पहले एक दिन दुबई में लगी थी। वहाँ की बड़ी एक मशहूर वहाँ मसाला रेडियो है, उन्होंने एक बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू दिया। तो जब वो आया हमारी पूरी टीम ने सेलिब्रेट किया और फिर बस वो एक लम्हा था कि ये बस गुजर जाए तो अच्छा है। मगर जब फिल्म देखी और लोगों की क्लैप सुनी सिनेमा में और बड़ा सीन होता और तो वो फिर ऐसे था जैसे सडनली हम जाग गए हैं और इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। And it was indeed an amazing experience, Saqib, for us कि आपसे आज गप लगी, वक्त गुजरने का बाकी हमें भी पता नहीं लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आप सुबह उठ गए और आ गए। All the best. Thank you so much. Thank you for having me on Rising Pakistan. माँ जी के लिए बहुत सी दुआएं। जी रेबेका, इजाजत लेते हैं। जी बिल्कुल, वक्त है आपसे इजाजत का। इंशाल्लाह होगी आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात। रखेंगे आप अपना बहुत 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 सारा ख्याल। देखते रहिएगा राइजिंग पाकिस्तान। टिल देन, अल्लाह निगहबान।